कुपोषण की समस्या भारत में काफ़ी आम है और कुपोषण जो विषय है इस पर आज हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर शालिनी त्रिपाठी जी को, जो कि GMU के बाल रोग विभाग में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपसे बात करेंगे कुपोषण और बच्चों में कुपोषण, क्योंकि आप बाल रोग विभाग से हैं। तो बच्चों में कुपोषण कितनी आम समस्या है? देखिए, कुपोषण अगर डेफिनेशन वाइज लिया जाए तो जो मेल न्यूट्रिशन है, हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से अगर हम जाते हैं, जो कि हर 5 साल में किया जाता है, अराउंड 1/5 बच्चे जो होते हैं वो मैलनरिश्ड होते हैं और 1/3 बच्चों की स्टंटेड हाइट होती है। अब उनकी हाइट जो है वो इफेक्ट होती है। स्टंटेड का मतलब स्टंटेड का मतलब होती है नॉर्मल जो पैरामीटर्स हैं जितनी होनी चाहिए उससे वो नॉर्मल आर्म रेंज से भी बहुत नीचे होते हैं। अच्छा। तो ये जो है एक तरह से देखा जाए 1/5 और 1/3 इतने बड़े देश में एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है। और एक जो दूसरा नया कुपोषण का आजकल आ रहा है हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस से, वो है ओबेसिटी। अच्छा। तो वो भी एक कुपोषण ही होता है जिसमें कि हम जंक फूड, जूस और इस तरह के खान पान और लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करते। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिससे कि हम सभी जूझ रहे हैं और बच्चे खासकर इससे ग्रस्त हैं। जी डॉक्टर साहब, कोई बच्चा कुपोषित है तो क्या लक्षण आते हैं, कैसे आप देख के पता कर सकते हैं? कोई टेस्ट है? बिल्कुल, पहले तो देखिए टेस्ट वाली चीज से पहले, चूंकि ये जनरल पॉपुलेशन को प्रोग्राम जाता है, तो पता होना चाहिए कि क्या लक्षण अभिभावकों को दिखें कि वो आइडेंटिफाई करें अर्ली और उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाएं। तो कुपोषण सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि बच्चा देखने में बहुत दुबला होता है, उसके अंदर कई बार छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी उसी के अंदर आते हैं। नंबर 1 कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का वजन एक आम जो आपका बच्चों का एक ग्रुप होता है या ग्रोथ चार्ट है उससे बहुत कम लग रहा है, बच्चा जो है उसको भूख नहीं लग रही है, और क्या होता है कि बच्चों का पुअर अटेंशन स्पैन, कोई भी काम कर रहा है बच्चे का उसमें दिल नहीं लगता है, इरिटेबिलिटी होती है, कंसंट्रेशन इफेक्ट होता है कि बच्चा जो भी काम कर रहा है उसमें एकाग्रचित होके नहीं कर पा रहा है। फिर जैसे जैसे ये बात बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल आयरन अगर हम ले लेते हैं, उसकी कमी से बच्चे के हाथ पैर जो हैं जिसके अंदर जो पैलर मतलब की सफेद होने लगते हैं, दौड़ने में उसको अच्छा नहीं लगता है, लोगों के साथ बात बात पे गुस्सा होता है। दूसरा एक बहुत ही जो कॉमन है वो है छोटे बच्चों में जो हम लोग इन्फेंट्स देखते हैं, तो ये अक्सर रूरल प्रैक्टिस में गाँवों में बहुत देखा जाता है कि माएँ क्या करती हैं, अपना दूध बहुत ज्यादा पिलाती हैं और 6 महीने पे, जबकि हमें उनको कॉम्प्लीमेंट्री आधा दूध और आधे खाने की शुरुआत कर देनी होती है 6 महीने के बाद से। तो उससे क्या होता है, वो बच्चे देखने में मोटे होते हैं पर उनका दिमाग बिल्कुल विकसित नहीं होता है। अच्छा। और ऐसे बच्चों में आगे चल के इवन डेवलपमेंटल डिले, मेंटल रिटार्डेशन, उनके फिजिकल और मेंटल दोनों ही उनके जो ग्रोथ होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। देखने में मोटा बच्चा हेल्दी हो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है और माओ और फादर्स, पेरेंट्स को यही लगता है कि अरे मेरा बच्चा जो है बहुत दुबला है। डॉक्टर साहब, हम लक्षण की बात कर रहे थे तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि माताएं या उनके पेरेंट्स कहते हैं बच्चों के कि खाता तो खूब है पर लगता नहीं, तो क्या इसको भी कुपोषण की श्रेणी में माना जा सकता है? और लगने का क्या तात्पर्य है? लगने का तो ये बड़ा ही सब्जेक्टिव तात्पर्य है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि जो कुपोषण के मापदंड होते हैं उसके ऊपर ग्रोथ चार्ट की बेसिस पे डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। जितने भी आपके जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड होता है जिसको MCP कार्ड कहा जाता है, जिसमें पीछे की तरफ एक ग्रोथ चार्ट होता है और जिसमें एक रोड जैसी बनी होती है, इसलिए उसको रोड टू हेल्थ कार्ड भी कहते हैं। तो उसमें देखना चाहिए कि जब भी हर बार बच्चा जाता है टीका लगवाने तो उसमें बच्चे का वजन लिया जाता है और एक पर्टिकुलर लाइन होती है सबसे नीचे वाली, अगर उस लाइन से भी नीचे आपके बच्चे का वजन या लंबाई हो चल रहा है तो ये रेड फ्लैग साइन है। ये कुपोषण भी है और ये एक्चुअली अलर्ट होने का टाइम है कि उनको ये समझ जाना चाहिए कि ये बच्चा जो है हमारा, ये नॉर्मल बच्चों की एक रेंज है उससे भी नीचे चल रहा है या फिर ऊपर वाली लाइन के भी ऊपर जा रहा है। तो ज्यादा भी होना गड़बड़ है और कम भी होना गड़बड़ है। डॉक्टर साहब, कुपोषण एक इतनी गंभीर समस्या है, तो इस समस्या की शुरुआत होती किस एज से है, किस अवस्था से है? अगर हम शुरुआत की देखें तो ऐसा कोई टिपिकल बात नहीं है, शुरुआत तो किसी भी अवस्था पे हो सकती है, लेकिन गर्भावस्था में अगर माँ जो है कुपोषित है तो उसके पेट में पलने वाला जो बच्चा है वो भी कुपोषित होगा, जिनको कहते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बेबीज होते हैं। अच्छा। और वो बच्चा 2.5 किलो से कम का पैदा होगा, हो सकता है कभी कभी बहुत ही छोटा बच्चा पैदा हो। 6 महीने तक बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। हमारे यहाँ 6 महीने तक पूरा माँ अपना दूध पिलाती है। इसमें हमेशा लोग पाउडर का दूध या
या कोई और किसी एनिमल का मिल्क है, गाय का, भैंस का, उसमें भी पानी मिला के दूध बहुत पिलाया जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो दूध जो है बच्चे को मोटा बना सकता है। तो मोटा होना, पोषित होना, ये दोनों चीजें बराबर नहीं होते हैं। तो मोटा बच्चा बहुत कुपोषित हो सकता है। वो कुपोषित का एक तरीका होता है जिसमें बहुत सूजन हो जाती है और बच्चा मोटा दिखता है, लेकिन बच्चा अच्छा पोषण उसका नहीं है। फिर उसका 6 महीने के बाद में बच्चे को खाना खिलाना होता है। तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा अन्नप्राशन की प्रक्रिया इसीलिए बनाई गई थी कि अन्न खिलाना है, लेकिन उसकी जगह सिर्फ दाल चटा रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं। तो प्लीज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका 6 महीने से 9 महीने का जो विंडो होता है उसको आप यूटिलाइज करिए। आप जैसा उसकी आदत डाल देंगे आगे वैसा ही बच्चा चलता रहेगा। आप दाल और खिचड़ी, दलिया, मैश करके बनाना, पपीता, ये चीजें, खीर, ये खिलाइए, क्योंकि आगे भी आपको बच्चे को वही खिलाना है। जो भी माँ अगर ये बात कर लेगी 6 से 9 महीने के बीच में 50-50 दूध और खाना कर लेती है, उसका बच्चा 1 साल के बाद में बढ़िया से खाना खाता है और उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। जी डॉक्टर साहब, हम अक्सर मानते हैं ऐसा कि जो है आम धारणा भी है कि कुपोषण जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उन्हीं में है। तो क्या इसमें सत्यता है या कुपोषण किसी भी बच्चे को हो सकता है, वो अमीर हो, निर्धन हो? मानना एक प्रकार से थोड़ा सा सही भी है, लेकिन अब जो है उसका एक दूसरा कुपोषण का पर्याय जो इस समय के हिसाब से आ गया है, जो मैंने आपको बताया था, ओबेसिटी। तो आजकल कौन सा मोटा अनाज, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि रागी की इडली खाइए और मोटा अनाज खाइए और चोकर वाला खाइए, जो पॉलिश्ड राइस है वो मत खाइए, सारी दालों को जो है सब छिलकों के साथ बनाइए। तो हम लोग अपने पुराने जो हमारी पद्धति थी वो बिल्कुल ठीक थी और उसमें बहुत पैसों की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमने क्या किया, हमने वेस्टर्न को टू मच कॉपी कर लिया इनिशियली, तो उससे क्या हुआ, पिज्जा, बर्गर, ये हमारे आ गया हमारे सिस्टम में। तो यही कहना है कि एक हाई एफ्लुएंट का कुपोषण है, वो है आपकी ओबेसिटी, और उससे फैटी लिवर खराब होने जैसी समस्याएं, डायबिटीज हो रही है यंग बच्चों में, इतने मोटे हो रहे हैं बच्चे, उससे मोटापे से रिलेटेड हार्ट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे जैसे आपके यहाँ एफ्लुएंट आप ज्यादा होते जाएंगे ये बढ़ेगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ नेशनल लेवल में लीडर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, उस बात को समझना कि जो हमारा ओरिजिनल कल्चर है, जो कल्चरल फूड है हमारा, उसने हमारी बॉडी को बिल्कुल फिट रखने के ही हिसाब से बनाया गया है। तो ये बात लोगों को बहुत समझनी पड़ेगी कि हर चीज बाहर से एक्वायर करने से हमारी मुसीबत ही हो सकती है। तो दोनों तरह के हैं, कम जो गरीब लोग हैं उनके अंदर कम एनर्जी का खाना ही नहीं मिलता है उन्हें बेचारों को, तो उनको मैरास्मस होते हैं, बिल्कुल पतले बच्चे होते हैं। जो अमीर बहुत ज्यादा हो गए लेकिन एजुकेशन की कमी है, वो खाना बहुत खिलाते हैं लेकिन उसमें प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। और आपकी थाली के अंदर भी बैलेंस रखने की जरूरत है कि उसके अंदर कार्ब्स जो हैं आपके 60% से 70, उसमें फैट 15 to 20 और 5 to 10% प्रोटीन हो, और कलरफुल थाली। और सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स खुद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं, ताकि फैमिली में एज अ पैटर्न एक फूड टाइम, क्योंकि आप ही नहीं खाएंगे तो आपका बच्चा, माँ नहीं खाएगी तो बच्चा कभी नहीं खाएगा। कोई बहुत महंगे भी ना हो, सीजनल बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपने बताया, केला है, जो आपके जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसको जरूर आप खाइए और बच्चों को भी आदत लगाइए। यस डॉक्टर साहब, क्या कुपोषण की समस्या रिवर्सिबल है? फिर से अगर कोई बच्चा कुपोषित है, मान लीजिए डिटेक्ट ही हो गया कि कुपोषण है, तो क्या फिर से उसमें पोषण हो सकता है अगर खान पान में कुछ बदलाव किए जाए? देखिए, इसमें मोस्टली जो चीजें हैं वो रिवर्सिबल हैं, लेकिन इसमें एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो मैंने आपको बताया था, छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स में होता है, B12, और ये यूपी के अंदर जो मदर्स होती हैं वो जो अपना दूध पिलाती हैं वो सब प्योर वेजिटेरियन मदर्स होती हैं। तो B12 की कमी होने से माँ के दूध में B12 की कमी होती है और वही बच्चे को हो जाती है। उससे ब्रेन में सिकुड़न आ जाती है। इस तरह में अगर आपने बहुत देर कर दी और डॉक्टर के पहुंचने में बहुत देर बाद आपको पता चला, तो ये चेंजेस इरिवर्सिबल हो सकते हैं। बट मोस्ट जो है, जब अगर अर्ली फेज में बच्चा ठीक रहा है तो यूजुअली ये कुपोषण की जो बीमारी है वो आपकी पूरी रिवर्सिबल होती है। इनफैक्ट इसको देखने के लिए न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें NRCs कहा जाता है, जो जगह जगह पे हैं, RML में है, उसकी ट्रेनिंग होती है, और बलरामपुर अस्पताल में है, जहाँ पे बच्चा अदरवाइज तो बीमार नहीं है लेकिन हाँ कुपोषित है, तो उसको उस प्रकार से न्यूट्रिशन रिच खाना खिलाने की पहले शुरुआत की जाएगी। उसके बाद में आदत जब हो जाएगी, जब उसको पैटर्न समझ में आ जाएगा पेरेंट को, तो छुट्टी कर दीजिए। डॉक्टर साहब, आप विभिन्न सरकारी योजनाओं में नोडल ऑफिसर भी हैं, तो क्या सरकार की भी कोई ऐसी योजना है कि न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करती हो, फोर्टिफाइड फूड प्रोवाइड? यस,
यस यस, गवर्नमेंट का मिड डे मील प्रोग्राम चलता है, वो तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है कि जो बच्चे आते हैं स्कूल्स में उनको खाना दिया जाता है, वो बड़ा उसका रेगुलर पैटर्न होता है। इसके अलावा जो मैंने आपको NRCs कहे हैं, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा। उसमें भी वही कल्चरल फूड है जिसके अंदर सत्तू बहुत प्रैक्टिस किया जाता है। तो जो सत्तू है उसको भी है ट्यूब, जो बच्चे शुरू में इतने पतले हो जाते हैं कि मुंह से नहीं खा पाते, तो उनको ट्यूब डालनी पड़ती है। सोचिए, राइल्स ट्यूब फीडिंग के थ्रू घोल करके सत्तू खिलाया जाता है और धीरे धीरे उनकी एनर्जी बढ़ाते हैं, क्योंकि आप एकदम से अगर न्यूट्रिशन वाले बच्चे को ज्यादा कैलोरीज देंगे तो वो नहीं टॉलरेट कर पाता है। तो ये आंगनबाड़ी में काफी आंगनबाड़ी में और ANM में भी खाना उनको प्रोवाइड किया जाता है। इनफैक्ट जितनी भी आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स होती हैं वो ट्रेंड होती हैं, जिनको स्पेशल टेप दिए जाते हैं, जैसे वो शाकिर टेप कहा जाता है। तो उस टेप में कलर होता है जिससे वो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस नापते हैं। और अगर वो रेड पॉइंट के नीचे होता है, इसका मतलब है कि वो 11.5 सेंटीमीटर से कम है, तो फिर जो है बच्चे को तुरंत ये सिवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, मतलब कि बहुत ही सीरियस टाइप का है मैल न्यूट्रिशन, उसको भर्ती कराने की जरूरत होती है। तो इन सब चीजों के लिए उनको ट्रेन किया जाता है और सरकार इसमें बहुत काम कर रही है। डॉक्टर साहब, आप न्यूनेट्स को भी देखती हैं और आपकी विशेषज्ञता भी है, तो क्या कुपोषण की जो गंभीर स्थिति है वो भी पेशेंट आते हैं और कितनी उनका मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे न्यूनेट्स में हैं वो एक्चुअली वही, उनको हम का बस नाम अलग होता है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशनल या IUGR बेबीज। तो जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वजन जो है, सपोज 9 महीने पे बच्चा पैदा हुआ और उसका वजन 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए, तो वो एक पर्टिकुलर उसके चार्ट्स होते हैं, उससे अगर नीचे होता है तो वो उन बच्चों के अंदर अलग ही समस्याएं होती हैं। अगर इस तरह के कुपोषित बच्चे या SGA बेबीज न्यूबॉर्न एक्सपर्ट्स की लैंग्वेज में आते हैं तो इनमें क्या होता है, बहुत जल्दी शुगर कम हो जाता है। तो इनका शुगर जो है मेंटेन करने के लिए ऐसी माओ को हम सलाह देते हैं कि भाई आप 1-1 घंटे में आप दूध पिलाइए बच्चे को, क्योंकि इनके बॉडी में शुगर को देर तक बनाए रखने की जो है नहीं होती है कैपेसिटी। और इन्हें रात रात में भी बच्चों को कहा जाता है कि उठा के पिलाना चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न में एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर शुगर कभी भी उसका 25 के नीचे चला जाता है या 45 के नीचे और 25 के भी नीचे अगर हो जाए तो वो आगे जाके उनको सेरेब्रल पैल्सी हो जाएगी। मोमेंटरली, कुछ ही समय के लिए। इसीलिए जितने भी न्यूबॉर्न एक्सपर्ट्स होते हैं वो शुगर मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा तत्पर होते हैं कि ये जो है लेवल्स 45 के ऊपर रहे। और ऐसे बच्चों में जो स्मॉल वाले होते हैं उनको कंगारू मदर केयर भी करनी पड़ती है, क्योंकि उनके त्वचा में अपने ना तो कोई फैट होता है, अपने आप को गर्म रखने की क्षमता नहीं होती है। तो 2.5 किलो से नीचे हर बच्चे को माँ या कोई भी पेरेंट, दादी बाबा या घर का कोई भी सदस्य स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखता है और 24 घंटे में उनको लगभग 8 घंटे मिनिमम कंगारू मदर केयर करनी होती है, जिससे उनका ये शुगर कम होने वाला प्रॉब्लम भी कम होता है, क्योंकि यहीं पे मदर अगर कर रही है तो बीच बीच में फीड भी करा लेती है और साथ में अपना टेम्परेचर भी उसके ही तापमान से मेंटेन रहता है। तो कंगारू मदर केयर एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग ये एक बहुत मंत्रा है फॉर द अनिवार्य है बिल्कुल, जो बच्चे लो बर्थ वेट हैं और जो समय पे होने के बाद लो बर्थ वेट हैं, मतलब कि कुपोषित बच्चे हैं। जी डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हमारी माताओं बहनों को, हमारे पेरेंट्स को आपका क्या संदेश होगा? जिस तरह की आपने बताया कि ओबेसिटी भी एक तरह का माल न्यूट्रिशन है, और जो माल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर कैलोरी नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है वो भी, तो आपका क्या संदेश है? जी, मेरा जो संदेश चूंकि न्यूट्रिशन रिलेटेड होना चाहिए तो वो होगा मेरा कि प्लीज हमारे इस जनरेशन को बहुत ज्यादा आवश्यकता है अपने खाने में अपनी ओरिजिनल, हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल खाना है उसको ही सम्मिलित करने में। तो अपने घर में एक शाम के समय में बिस्किट, ब्रेड और पिज्जा, ये रिफाइंड खानों की जगह एक फ्रूट टाइम बच्चों के साथ आप बनाने की आदत डालिए, ताकि वो फ्रूट आप भी खाएं, जो भी मौसमी फल हो और जो सस्ता फल हो, और पूरा फैमिली और सारे बच्चे उस फ्रूट्स को एंजॉय करें, ताकि हम लोग जो हैं एक तो ओबेसिटी से बच पाएं और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, छोटी छोटी आयरन, सेलेनियम, जिंक, इन सब के लिए हमें कैप्सूल ना खा के फल खा के ही हमारा उससे काम चलता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। जी, तो डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आई और अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हमारे श्रोताओं के लिए इस इम्पोर्टेंट विषय पर आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।